अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस फोर्थ चैप्टर का टॉपिक करेंगे। लास्ट टॉपिक मिकदारी मसाइल को हल करने में क्वेश्चन का इस्तेमाल। कि आपके पास अगर कोई केमिकल इक्वेशन दे दी गई है तो आप उससे किस तरह से कैलकुलेशंस ले सकते हैं, उससे कैसे हम लोग मिकदार मालूम कर सकते हैं रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की। कहते हैं मुकम्मल और मतवाजन केमिकल इक्वेशन हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोल निस्बत या मोल मैसेज की निस्बत भी बताती है। कहते हैं अगर आपके पास केमिकल इक्वेशन मुकम्मल है और वो कह लें कि हमारे पास मतवाजन है, मतवाजन का मतलब है बैलेंस्ड, ठीक है, जिसमें आपको जितने मैस रिएक्टेंट्स का उतना प्रोडक्ट्स का, मतलब ठीक और एक्यूरेट है केमिकल इक्वेशन। तो कहते हैं हमें वहाँ से किन चीज़ों का पता चलता है, हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स से मोल्स का भी पता चलता है और इनके मैसेस की निस्बत का भी पता चलता है कि मैं रिएक्टेंट्स के कितने मैस लूँगी और प्रोडक्ट्स के मेरे पास कितने आएंगे। तो हमें बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही होती है? इक्वेशन से। कहते हैं अगर हमें प्रोडक्ट के मोलर मैसेज मालूम हो तो हम इस निस्बत की मदद से रिएक्टेंट्स के मोलर मैसेज मालूम कर सकते हैं। कहते हैं अगर हमें केमिकल इक्वेशन ठीक लिखी हुई है तो अगर प्रोडक्ट्स के पता होंगे ना मोलर मैसेज, तो आप उससे किसके मालूम कर सकते हैं? रिएक्टेंट्स के। अगर रिएक्टेंट्स के पता होंगे तो आप प्रोडक्ट्स के मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास इक्वेशन हमें बताती है कि 1 मोल जो है वो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का किसने 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और हमें क्या दे रहा है? 1 मोल दे रहा है कैल्शियम क्लोराइड का और 1 मोल पानी का और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का। कहते हैं अगर हमने फॉर एग्जाम्पल ये एक केमिकल इक्वेशन है जो यहाँ पे लिखी हुई है, तो इस केमिकल इक्वेशन से मैं आराम से बता सकती हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मुझे ये कहाँ से पता चल रही है मोल्स की निस्बत? ये केमिकल इक्वेशन से पता चल रही है। और रिजल्ट में मेरे पास कितना आ रहा है कैल्शियम क्लोराइड? मेरे पास 1 मोल उसका आ रहा है, 1 मोल पानी का आ रहा है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड का आ रहा है। तो ये मोल्स की निस्बत जो है ये मुझे केमिकल इक्वेशन से पता चल रही है कि मुझे ये केमिकल इक्वेशन सिंपली दे देंगे ना तो मैं इसको देख के बता सकती हूँ मैंने कितने कितने मोल्स लिए हुए। कहते हैं इसके अलावा आप इनके मोलर मैसेज भी देख सकते हैं। आपके पास क्या होगा? फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने आपसे कहा था ये पीरियोडिक टेबल से हमें पता चलता है कि किसी भी एलिमेंट का मोलर मैस। ये देखें पीरियोडिक टेबल पे ना हर एलिमेंट का ये एटॉमिक मास दिया होता है। जैसे बोरान है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 15.9 है, मतलब 16 है। तो यहाँ से अपर राइट साइड पे ना हर एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखा होता है। और मोलर मास कैसे मालूम करते हैं? जो आपके पास बचे एक मोल में जितने एलिमेंट्स होते हैं ना सबका एटॉमिक मास को जमा कर लेते हैं। जैसे इसका जो एटॉमिक मास है वो कैसे निकलेगा, सॉरी एटॉमिक मासेस को जमा करके मोलर मास कैसे निकलेगा? जो कैल्शियम है ना इसका हमें पता चलता है पीरियोडिक टेबल में देखेंगे जाके, तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 3 ऑक्सीजन है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 ये हो जाएगा। आपके पास उसको 12 में ऐड करेंगे 60, 60 में 40 ऐड करेंगे तो 100। तो सबके एटॉमिक मैसेज को जमा करते हैं तो आपके पास उसका मोलर मैस आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसका आप कैसे निकालोगे? इन सब के एटॉमिक मैसेज को जमा करोगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो 2 क्लोरीन है, ये 2 का मतलब है 2 ही हाइड्रोजन है 2 ही क्लोरीन है। 35.5 2 टाइम्स होगा तो वो 70 हो जाएगा, और इसमें 2 हाइड्रोजन मतलब 2 ऐड करेंगे तो 35.5 से 2 दफ़ा होगा तो वो 71 होगा। 71 में 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, तो 71 + 2 73 आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसका निकालें तो इंडिविजुअली आप इनके एटॉमिक मासेस को जमा करेंगे तो आप इसका भी निकाल सकते हैं। वाटर का भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का 2 होगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 + 2 कितना हो जाएगा? 18। इसी तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक तो इनके मोल्स का पता चल सकता है क्वेश्चन से, और क्वेश्चन में ये जो सिंबल्स हैं हमारे पास, ये जो फार्मूलाज हैं, इनसे हमें इनके मैसेज का पता चल सकता है। तो कहते हैं कहीं पे भी अगर केमिकल इक्वेशन दी गई होगी तो केमिकल इक्वेशन को आप सिंपली देख के बता सकते हो कि आप रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स ले रहे हो और आपके पास कितने आपने रिएक्टेंट्स के मैसेज लिए हैं और प्रोडक्ट्स के कितने मैसेज आपके पास प्रोड्यूस हुए हैं। तो आप केमिकल इक्वेशन को देख के ये डाटा ले सकते हैं। आगे कहते हैं इसके अलावा रिएक्टेंट्स का टोटल मास जो है प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। कहते हैं आपके पास एक चीज़ याद रखिएगा, जो केमिकल इक्वेशन होती है ना, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, उसमें हमेशा जितना ओवरऑल रिएक्टेंट्स का मास होता है उतना प्रोडक्ट का मास होता है। ओवरऑल रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट के मासेस के इक्वल होता है।
आपने फॉर एग्जांपल ये हमने इसके एटॉमिक मैसेज को जमा करके इसका मैथ निकाला, इसका मैथ निकाला एंड सो ऑन। आपके पास अगर ओवरऑल जो है कलेक्टिव रिएक्टेंट्स का निकालें तो वो कितना है, 100 प्लस 73 कितना होगा, 173, ठीक है, 173। और अगर टोटल आप रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स का निकालें, 111 में 18 को ऐड करें और 44 को ऐड करें तो ये भी 173 ही बनेगा। तो जितना याद रखिएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितना ओवरऑल रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है, ठीक है। इसको कानून हमने बकाया मादा कहा था कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। तो एक छोटा सा टॉपिक है कि हमारे पास मिकदारी कह रहे हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन के, केमिकल इक्वेशन से हम कौन कौन सा डाटा ले सकते हैं, कि हम उनके मोल्स के बारे में ले सकते हैं, हम उनके मैसेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये आगे कुछ टॉपिक ये एंड हो गया, से इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी एज अ पूछा जा सकता है, या इसको एज अ शॉर्ट मिनी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि आप उसमें से कैसा डाटा ले सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये बेटर है शॉर्ट के लिए, आप उससे मोल्स की इन्फॉर्मेशन लेते हैं और दूसरी मैस की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, कि मोल्स आप कितने ले रहे हैं और आप मैस कितना ले रहे हैं। तो ये फर्स्ट लाइन आपको बता रही है कि केमिकल इक्वेशन आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन देती है। तो आप केमिकल इक्वेशन में ये वाली एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि आप ये वाली केमिकल इक्वेशन लिखेंगे साथ में, ये आप ये वाली जो 3 लाइन है ये ना भी करें तो ये कवर हो जाएगा इसी इक्वेशन में, ठीक है। आगे कहते हैं ये जो हमने अभी बोला है कि केमिकल इक्वेशन से हम लोग किस तरह से डाटा ले सकते हैं, ये बेसिकली उसको एग्जांपल्स के जरिए न्यूमेरिकल की फॉर्म में सॉल्व करके बताया जा रहा है कि अगर आपके पास केमिकल इक्वेशन दी गई है, कुछ आपको रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया गया है, तो आप दूसरी चीज़ के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मतलब अगर रिएक्टेंट्स बता दिए गए हैं तो प्रोडक्ट्स कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट्स बता दिए गए हैं तो रिएक्टेंट्स कैसे निकालेंगे। तो ये एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते हैं तो क्लैरिटी मजीद आ जाएगी कि केमिकल इक्वेशन से डाटा कैसे ले सकते हैं। कहते हैं मिसाल 1 जो है ना ये बेसिकली इसी इक्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। कहते हैं 25 ग्राम जब वो लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की काफ़ी ज़्यादा मिकदार के साथ ऊपर दी गई इक्वेशन के मुताबिक रिएक्ट करवाया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड की कितनी मिकदार बनेगी। अब ये देखिए मुझे हमें ये पता है कि 100 ग्राम जो है वो हमारे पास जब 73 हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करती है तो हमें कितना देती है, वो कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम देती है। कहते हैं अब आप बताओ अगर इसकी जगह 25 होगा, कि आप 25 कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम्स ले लें तो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड कितना आएगा। तब आपने कैल्शियम क्लोराइड की वैल्यू मालूम करनी है कि इनिशियल तो मुझे पता थी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि वो मेरे पास क्या होगी कि आप 100 ग्राम्स लोगे तो आपके पास 111 जो है वो मेरे पास ग्राम्स आ जाएंगे। अब वो बता रहा है कि आपके पास 25 ग्राम्स हैं, आप बताओ कैल्शियम क्लोराइड के कितने ग्राम्स होंगे। अच्छा इसको ना 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब 2 तरीके कौन से हैं, एक तो है कि हम लोग यूनिटरी मेथड देखते हैं और दूसरा मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंगली इस मिसाल में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। यूनिटरी मेथड में ये होता है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू आप देखते हैं कि 100 ग्राम आपको कितने दे रहे हैं, 111 ग्राम। फिर आप देखते हो 1 ग्राम आपको कितने देगा उसके अकॉर्डिंगली, फिर 25 ग्राम जो है उसके अकॉर्डिंगली आ जाता है कि आपके पास सिंपली सबसे पहले क्या किया जाता है, आप देखते हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टार्टिंग में 100 ग्राम थे तो वो आपको कितने ग्राम दे रहे थे, कैल्शियम क्लोराइड के 111 ग्राम दे रहे थे। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम लिखते हैं। यूनिटरी का मतलब है फिर 100 से आप कहाँ पे जाते हो, 1 से, कि अगर 100 ग्राम इतने दे रहे हैं तो 1 ग्राम कितने देगा। तो आप 100 की जगह 1 लिखते हो, 100 यहाँ पे होता है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है तो 111 डिवाइडेड बाय 100 आ जाता है। आपने क्या मालूम करना है, 25, तो 25 ग्राम कितने देंगे इसको लिखोगे और दूसरी साइड पर जाके आपके पास 111 जो भी वैल्यू होगी उसके साथ 25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। ये 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, सबसे पहले जो आपके पास कह लें बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है कि आपके पास कितने ग्राम्स हैं, उस इक्वेशन के मुताबिक 100 ग्राम्स है तो वो कितने आपको दे रहे हैं। बाद में क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है उसके 1 ग्राम पे ले आते हैं। 1 ग्राम पे आएंगे तो 100 को जो इस साइड पे होता है उसको दूसरी साइड पे लेके डिवाइड कर देते हैं, मतलब 111 डिवाइडेड बाय 100। तीसरा स्टेप जो होता है आपके पास जो रिक्वायर्ड होता है डाटा उसने दिया होता है उसको लिख के दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 स्टेप्स याद रखिएगा, ये आपके सारी एग्जाम्पल्स में यूज हो गए। तो आपने फाइंड आउट कर लिया 25 ग्राम लोगे तो उसको दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा 27.5। तो आप मालूम कर सकते हो कि अगर इनिशियली 100 ग्राम आपको 111 ग्राम दे रहे थे तो 25 ग्राम कितने देंगे, 27.75
5। 3 स्टेप्स रिपीट कर रही हूँ कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें देखते हो कि इनिशियली आपके पास कितने ग्राम से कैल्शियम कार्बोनेट के, और आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास कितने आ रहे थे कैल्शियम क्लोराइड के। फिर आप यूनिटरी में क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है उसको 1 में ले जाते हो। 1 में लेने के लिए क्या होता है कि जो यहाँ पे इनिशियल पहले वैल्यू होती है वो दूसरी साइड पे जाके उसको डिवाइड कर रही होती है। तीसरे स्टेप में ये होता है कि जो आपने डाटा दिया होता है उसको लिख लेते हैं। अगर 25 ग्राम है तो ये दूसरी साइड पे जाके इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक तो ये मेथड है जो एग्जाम्पल में है। दूसरा कहते हैं यहाँ से ना आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25 को कहाँ से ले जाओ, इसको 111 के साथ मल्टीप्लाई करो, और 100 ग्राम है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स के साथ। तो ये मेरे पास किस तरह से आ जाएगा, इसमें आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो 100 को एक्स के साथ, 100x 25 को किसके साथ करेंगे, 111 के साथ। अब आपके पास 25 मल्टीप्लाई बाय 111 आ जाएगा 111। आपने क्या मालूम करना है, एक्स मालूम करना है। एक्स इधर रहने दें, 100 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 111 डिवाइडेड बाय 100, 25 डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 100। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं 100 से डिवाइड करके, तब भी आपको एक्स की वैल्यू दे देगा। एक तो यूनिटरी मेथड है, 3 स्टेप फॉलो आप करेंगे उसमें, या फिर ये है कि आप लिख लें इनिशियल ये वैल्यू थी तो आपके पास 1 ग्राम 111 कैल्शियम क्लोराइड के थे, आपके पास 25 ग्राम है, आपने इसके मालूम करते हैं यहाँ पे एक्स लिख लें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, आप कोई सा भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास है 1.80 मोल्स इथाइल अल्कोहल को हवा में पूरी तौर पर जलाने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स की जरूरत होगी। नीस कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे। आपके पास दो चीजें आपने मालूम करनी है। एक तो यह है कि अगर आपके पास 1.80 इथाइल अल्कोहल के दे दिए जाएं तो आपके पास ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे। दो चीजें आपने मालूम करनी है। आपके पास गिवन डाटा क्या है कि सिर्फ एथाइल अल्कोहल के आपको 1.80 मोल्स दिए हुए हैं, तो कहते हैं अगर इतने मोल्स हैं तो आप बताओ ऑक्सीजन के कितने होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने होंगे। तो सबसे पहले तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि जब इथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें बता रहा है कि इथाइल अल्कोहल के कितने मोल्स हैं, 1 मोल है, और वो कितने हमें मोल्स दे रहा है, ऑक्सीजन के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल्स के साथ। अब वो कह रहा है 1.8 इसके हैं, और आपने किसके मालूम करने हैं, ऑक्सीजन के मालूम करने हैं। ऑक्सीजन के मोल्स को आप क्या नाम दे दो, एक्स का नाम दे दो, ठीक है। कि आपके पास इनिशियली उसके 1 मोल था और इसके कितने थे, 3 मोल्स। इक्वेशन से हमें पता चला। अब वो कह रहा है अगर इसके 1.8 हो जाए तो इसके क्या होंगे। तो पहली बात तो वही है कि आप इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे कि अगर इसके 1 मोल है इथाइल अल्कोहल के तो वो आपको ऑक्सीजन कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो 1 ऑलरेडी है तो इसका मतलब है उसको 3 डिवाइडेड बाय 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो कितने दे रहा है, 1.8। 1.8 क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1.8। जो मुझे यहाँ पे वैल्यू होती है ना उसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास 5.4 मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के। एक तो ये तरीका था, दूसरा आपको याद है अभी दूसरी फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने कहा था आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स को 1 के साथ, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1.8 को 3 के साथ, तो 1.8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उस तरह से भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब आपको ऑक्सीजन के मोल्स का पता चल गया। अब आपने बताने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इनिशियली इथाइल के आपके पास कितने थे, 1, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हैं, 2। अब आपके पास इसके 1.8 है, इसके अब आपने मालूम करने हैं, तो अब इसकी जगह एक्स लिख लें, ठीक है, या तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। अब क्या होगा, इसको 1 के साथ इसके साथ करेंगे और 2 को 1.8 के साथ कर देंगे, तो इस तरह से सॉल्व कर लें। या फिर आपके पास वही हमारे पास यूनिटरी मेथड है कि अगर 1 मोल है वो कितने दे रहा है, 2, तो उसको 1.8 क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1.8। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये वाला जो क्रॉस वाला मेथड है ये ज़्यादा आसान है, आपके पास उसके मोल्स निकल आएंगे। मिसाल नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। 0.3 मोल्स एल्यूमिनियम से रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स चाहिए। आपके पास मोल्स एल्यूमिनियम के गिवन है, कहते हैं इससे रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स चाहिए। तो उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली है कि फॉर एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम हमारे पास है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है।
इनिशियली तो मोल्स वो मुझे बता रहा है कि एल्यूमिनियम के हमारे पास 4 मोल्स होंगे, तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के हमारे पास 2 मोल जो है वो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे। आपसे वो कह रहा है 0.3 मोल जो है वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन के कितने चाहिए, मतलब आपको ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम में रिलेशन चाहिए। इनिशियली इसके 4 हैं, इसके 3 हैं। अब वो कहते हैं इसके जो मोल्स है ना एल्यूमिनियम के वो 0.3 हैं। और अब आपको क्या मालूम करना है, आपको पहले ऑक्सीजन के मोल्स मालूम करने हैं, फिर आप उसके ग्राम्स मालूम कर सकते हैं। एक तरीका तो वही है, यूनिटरी मेथड है कि इनिशियली एल्यूमिनियम के 4 मोल से आपको कितने चाहिए थे, ऑक्सीजन के 3 चाहिए थे। फिर क्या करेंगे, 1 पे जाएंगे, 4 से 1 पे गए तो 1 चाहिए, तो ये 4 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तीसरा स्टेप क्या है कि आपको अब वो पूछा है 3 है, तो 3 किसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 0.3 नहीं है मुझे, ये मेरे पास हाँ जी 0.3 है, ये यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे 0.3 है, ठीक है। तो वो दूसरी साइड पे वैल्यू जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इनिशियली क्या होता है कि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेके चलते हैं कि अगर 4 मोल्स हैं वो ऑक्सीजन के कितने दे रहे हैं, फिर आप 1 पे चलते हो, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। तीसरा ये होता है कि जो आपने मालूम करना होता है, गिवन डाटा होता है, तो 0.3 मोल्स कितने देंगे आपके पास, वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो और 3 को 0.3 के साथ। तो 4x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3, x आपने मालूम करना है तो 4 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस स्टेप्स को अगर आप लिखें तो उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में लिखा, ठीक है। तो वो आपको कितने मोल्स दे देगा, वो आपको 0.025225 मोल्स दे देगा। लेकिन आपने क्या मालूम करना है, आपने तो ऑक्सीजन के ग्राम्स की वैल्यू मालूम करनी है। वो कैसे मालूम करेंगे, आप मोल्स को कन्वर्ट करवाओगे ग्राम्स में, ठीक है। कहते हैं एक मोल जो था ना ऑक्सीजन का, वो हमें कितने ग्राम देता है। जो हमारे पास हमें पता है अगर एक ऑक्सीजन है तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। एक ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिक मास 16 होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन 2 ले ले तो 16 प्लस 16 कितने होते हैं, 32। तो एक मोल ऑक्सीजन का आपको कितना देता है, 32। लेकिन अगर आपने पता करना है कि ये मोल्स आपको कितना मास देंगे, तो आप क्या करते हो, 32 को इस मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये आपके पास ओवरऑल उसका ग्राम्स में आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4। कहते हैं अगर 5 ग्राम जो है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो पानी के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कि आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और साथ में पानी बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली पहले तो मोल्स रेशियो बी गिवन है, इसके 2 मोल्स है, इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल्स है, हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है। इसके ग्राम्स में देखें तो एटॉमिक मासेस को जमा कर देंगे, 2 हैं तो 2 को ऑलरेडी 2 हैं तो ये 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम आ जाएगा। ऑक्सीजन 2 है, मॉलिक्यूल है, 2 ऑक्सीजन है तो 32, 16 प्लस 16। और इसी तरह से ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, इन सबको ऐड कर लेंगे, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है तो 36 आ जाएगा। कहते हैं ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आप बताओ कि आप अगर 5 ग्राम हाइड्रोजन को किसके साथ रिएक्शन करवाते हो, ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा मिकदार के साथ, तो पानी के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कि आपके पास 5 ग्राम हाइड्रोजन है, अब आपके पास है तो 5 ग्राम हाइड्रोजन है, तो आप बताओ कि आपके पास पानी के मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे। तो पहले तो आप 5 ग्राम हाइड्रोजन के लिए इसके मोल्स की तादाद मालूम करेंगे कि आपके पास अगर 4 ग्राम है तो वो आपके पास पानी का कितने ग्राम दे रहा था, 36 ग्राम। फिर आप पहले मालूम करो कि अगर 5 ग्राम आप हाइड्रोजन के कर देते हो तो आपके पास पानी के कितने ग्राम्स आएंगे 5 ग्राम हाइड्रोजन के लिए। तो इसको आप एक्स बोल दें। एक तो वही तरीका है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 ग्राम को 36 के साथ, 4 को एक्स के साथ, तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। या फिर यही है कि आप उसको क्या करो, यूनिटरी मेथड से, कि अगर 4 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन आपको कितना दे रही थी, पानी का 36 ग्राम दे रही थी। इसके बाद एक स्टेप इसने मिस कर दिया है, 1 ग्राम कितने देगा, वो 36 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अगला स्टेप क्या आएगा, हमारे पास 5 ग्राम है, क्वेश्चन जो डाटा गिवन है, 5 ग्राम कितने देगा, 36 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब जो ये वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, ये 45 ग्राम आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, या फिर ये है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 ग्राम मल्टीप्लाई बाय एक्स या 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स और 5 मल्टीप्लाई बाय 36, तो 4 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आपको बता रहा है, ग्राम्स मुझे पता चल गए हैं कि अगर 5 ग्राम थे तो मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल के कितने ग्राम्स आए, 45 ग्राम। आगे कहते हैं 18 ग्राम एक मोल पानी में मॉलिक्यूल्स की तादाद। कहते हैं पानी का जो एक मोल है ना बच्चे, मतलब H2O, इसको बोलते हैं एक मोल, ठीक है।
कहते हैं इसमें जो एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो हमने पढ़ा है, वो हमारे पास क्या होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पानी की बात करूं तो H2O में मेरे पास कितने होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। और एक मोल की अगर मैं मैस मालूम करूं, एटॉमिक मैस, वो 18 ग्राम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो वो 18 हो जाएगा। कहते हैं लेकिन अगर आप दो, यहाँ पे कितने मोल से, 2 मोल से, कहते हैं अगर 2 के लिए निकालें तो उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी, उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी, जो भी एवोगैड्रो नंबर है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। कहते हैं अब आपके पास ग्राम्स है, मोल्स नहीं पता, अब आप इस ग्राम्स में बताओ पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद कैसे हो। अगर सिंपली मोल्स होते तो बच्चे मोल्स को आप क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते। तो कहते हैं ग्राम को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स में। तो हमने ये एक फार्मूला पढ़ा हुआ है बच्चे, मैस को जब मोलर मैस के साथ डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे मोल्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना दोबारा से उसने यूनिटरी मेथड अप्लाई किया हुआ है। यूनिटरी मेथड किस तरह से अप्लाई किया हुआ है वो देखते हैं। कहते हैं उसने दोबारा से किस तरह से किया हुआ है कि 36 ग्राम थे ओरिजिनल, 36 ग्राम से मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी थी वो हमने मालूम कर ली। ये अब आपने मालूम करना है 1 ग्राम जो है वो मॉलिक्यूल जो है पानी का वो कितने मॉलिक्यूल्स आपको देगा। 1 को लिखेंगे तो यहाँ पे जो 36 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाय 36। आपको कितने के लिए, 45 के लिए चाहिए, तो 45 को यहाँ पे रहने दे, जब लिखेंगे तो 45 इसका मतलब है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 45, तो ये मॉलिक्यूल्स उतने दे देगा। तो ये यहाँ पे दोबारा से यूनिटरी मेथड अप्लाई किया हुआ है कि अगर 2 मोल्स में या जिसका 36 ग्राम है वो हमें पता है कि कितने मॉलिक्यूल्स दे रहा है, तो वो आप उसको लिख ले, फिर आप उसको 1 की फॉर्म में लेके चलें। 36 यहाँ पे जो होगा वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर आपको जिसके लिए चाहिए उसके लिए आप फाइंड आउट करें। और अगर इसको क्रॉस वाले फार्मूले में देखें बच्चे, इसमें पानी का ही पानी के बारे में पूछा हुआ है कि अगर 2 मोल्स है 36 ग्राम के लिए तो इसमें बताएं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। 2 मोल्स में हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है 36 के लिए, वो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। ठीक है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो इसको Na के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब वो कह रहा है कि आपके पास जो भी आंसर आएगा वो 36 ग्राम या तो 2 मोल्स के लिए होगा। ठीक है, 36 ग्राम के लिए ये आंसर होगा। अगले स्टेप में आपके पास क्या करना है, आपने मालूम करना है 45 ग्राम के लिए। तो दूसरी साइड पे क्या लिख लिया, आपको किसके मालूम करने हैं कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 45 को जो आपने यहाँ पे आंसर निकाला होगा ना 2 एवोगैड्रोस नंबर के साथ, उसके साथ ऐड कर लेंगे। ये पानी का है तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ये यूनिटरी मेथड के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटिंग है एग्जाम्पल, लेकिन इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये आज का हमने टॉपिक देखा और इससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल्स देखी। इसमें ना वो आपसे कोई सी भी एग्जाम्पल पकड़ के एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कोई सी भी मिसाल पूछ सकता है, आपको ये मिसालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बेसिकली जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई न्यूमेरिकल आएगा, वो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में से भी हो सकता है, वो एक्सरसाइज में से भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एक्सरसाइज से इंडिकेट करवाऊँ आपको कौन से हमारे पास न्यूमेरिकल्स, ये देखें तफसीली सवाल, इसमें ये सारे उसी एग्जाम्पल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, 5, 6, ये सारे वही हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इनको डिटेल में देख लेंगे। स्टिल मुझे कोई पॉइंट पूछना हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।